नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी टेक्निकल क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों जुड़ जाइए, आप सभी भी कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, कमेंट करके लास्ट में हमें आप ज़रूर बताइए। दोस्तों ये एक तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर है वैसे तो, और अभी रिसेंटली हुआ है। हिमाचल प्रदेश एसएससी का ये पेपर है। कुछ बच्चों ने तो बताया कि ये लाइनमैन का है, जबकि कुछ बच्चों ने ये कहा कि ये एसएससी का है, सॉरी एसएसए का है। तो यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो इंश्योर कर देना ये लाइनमैन का है कि सब स्टेशन अटेंडेड का है। हालांकि मेरे पास एक पेपर और भी है, तो अपन तो दोनों को सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइनमैन का हो या एसएसए का। इलेक्ट्रीशियन के इसमें क्वेश्चन है, अपन को वो सॉल्यूशन करने। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ये 25 सितंबर को हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। दो पेपर हुए थे, लाइनमैन और एसएसए का सेम डे हुआ था। चलिए सवालों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने है। एक स्विच में क्या होता है? माय डियर, स्विच क्या काम में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं तो ये सर्किट को मेक और ब्रेक करने के काम आता है ना। आप तब तक उत्तर दो, मैं इसकी और बातें बता देता हूँ। नियंत्रण युक्ति की श्रेणी में आता है, यानी कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में हम इसे काम में लेते हैं। मेक और ब्रेक करने के काम आता है। तो अब जैसे ही मैं मेक ब्रेक बोल रहा हूँ, आपके सामने बिल्कुल इसका उत्तर आ गया होगा। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दो अवस्थाएं होती है, दो स्टेट होती है। कौन कौन सी? एक मेक और दूसरा ब्रेक। अपनी भाषा में और बोल देते हैं तो ये सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आता है, राइट। दूसरी भाषा में लिख देते हैं सर्किट को ओपन और क्लोज करने के काम आता है। बात एक ही है। अवस्थाएं आपके सामने बन रही है दो, एक ऑन दूसरा ऑफ, या एक मेक और दूसरा ब्रेक, या फिर एक ओपन और दूसरा क्लोज। बिल्कुल आप सभी का यहाँ बी उत्तर सही रहेगा। एक स्विच में दो अवस्थाएं होती है, कंट्रोलिंग डिवाइस की श्रेणी में आता है, ठीक है, और हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है स्विच के बारे में। हम फेज ही कंट्रोल करवाते हैं हमेशा स्विच के थ्रू, ये ध्यान रखें, न्यूट्रल कंट्रोल नहीं करवाते। चलिए सेकंड सवाल आपके सामने है दोस्तों। क्या पूछ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में? एक एससीआर किसकी भांति बिहेव करता है? कौन से स्विच की भांति बिहेव करता है? ये दिल्ली मेट्रो मेंटेनर 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, उसमें भी पूछा गया था। एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। सिलिकॉन का बना होता है, 3 सिरे होते हैं, याद होगा सभी को। आप तब तक इसका उत्तर दो, एक दिशीय है, द्विदिशीय है कि यांत्रिक स्विच है, या इनमें से कोई नहीं। तब तक मैं आपको इसकी और बातें बताता हूँ। पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। सिलिकॉन का बना होता है, 3 टर्मिनल होते हैं या 3 सिरे होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। गेट नाम का सिरा दोस्तों जब भी आ जाए तो वो युक्ति हमेशा, एक तो ये ध्यान रखें कि कंट्रोल के दृष्टि से अगर देखें तो एनोड कैथोड अगर नाम आ जाता है तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी करंट एनोड से कैथोड की ओर ही चलता है। दूसरी बात, अगर गेट नाम का सिरा और आ जाता है तो वो सेमी कंट्रोल्ड होती है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फुली कंट्रोल नहीं होती है। फुली कंट्रोल का मतलब है एनोड और कैथोड के बीच अगर प्रॉपर फॉरवर्ड में पोटेंशियल है तब भी करंट का फ्लो नहीं होगा जब तक आप गेट को ओपन नहीं करोगे। इसीलिए कहते हैं कि एक एससीआर में गेट जो होता है वो कंट्रोल सिरे के रूप में लिया जाता है, या कंट्रोल एलिमेंट के रूप में काम करता है। 3 इसमें जंक्शन होते हैं दोस्तों, जंक्शन फर्स्ट, जंक्शन 2 और जंक्शन 3। एससीआर में 4 अर्धचालक परतें होती है, याद रह जाएगा सबको। 2 बड़ी बातें दोबारा बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय है, धारा एनोड से कैथोड की ओर ही चलेगी। साथ ही सेमी कंट्रोल भी है, अर्ध नियंत्रक की युक्ति है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो मेंटेनर वालों ने ये दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, सेम यूनिडायरेक्शनल, सेमी कंट्रोल, ठीक है, समझ जाएंगे। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि एससीआर का कंट्रोल एलिमेंट कौन है, तो वो भी आप प्रयास करें कि सीधा उत्तर दे सकें। चलिए तीसरा सवाल देखो आपके सामने है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपको रहेगी। ट्राइक में कितनी सेमीकंडक्टर परतें होती है? दोस्तों ट्राइक में 5 परतें हैं।
इन्होंने ऑफिशियल जैसा कि बताया। हालांकि नेट पर जब भी आप जहां भी सर्च करेंगे तो आपको ट्राइक में 4 परतें ही मिलेगी। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि हम कहते हैं कि ट्राइक 2 विपरीत समांतर संयोजित SCR के तुल्य है। राइट? बताओ बात समझ में आई है? पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है कि ट्राइक क्या है और ऑप्शन देता है 2 विपरीत समांतर में जुड़े SCR के तुल्य है। इसका मतलब क्या है? SCR 2 और पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और अभी हम पढ़ कर गए हैं कि SCR में सेमीकंडक्टर परतें कितनी होती है? 4। तो 4 इसकी मानेंगे, 5 किस तरीके से हो सकती है ये समझ से बाहर है। ऑफिशियल आंसर की में 5 माना गया है, वैसे 4 ही परतें होती है। और दोस्तों मैं तो इसमें 4 के साथ ही जाना चाह रहा हूँ और आपको भी यही करना है, क्योंकि ऑब्जेक्शन अपन लगा सकते हैं, अपने पास प्रूफ है। आपका क्या मानना है इस तीसरे क्वेश्चन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तब, जिस पर अपन विचार कर सकें। ये कमेंट जो चल रहे हैं ना अभी साथ में, ये तो लाइव वीडियो के दौरान ही रहते हैं। ठीक है, सवाल देखो चौथा क्या पूछ रहा है। एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं आईसी पर? जो इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप होती है उस पर एक्टिव कौन है? एक्टिव एलिमेंट दोस्तों वो होते हैं जो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में लेते हो। वैसे इनके लिए कहा जाता है कि इन पर ओम और किरचॉफ के जो केसीएल केवीएल है वो लागू नहीं होते हैं। बड़ा सिंपल ऑप्शन होगा आपके सामने, ट्रांजिस्टर एंड डायोड, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, RLC, ये तीनों दोस्तों पैसिव कंपोनेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपने सी उत्तर किया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। चलिए 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 3 आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। 5th क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने भी बहुत बार दी है भाई। गैल्वेनोमीटर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस के साथ क्या है? एक वोल्टमीटर कहलाता है। गैल्वेनोमीटर पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस के साथ क्या है? देन आपको ये उत्तर करना था, एक एम्पीयर मीटर। पेपर में सवाल आया एक बार कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या उत्तर देंगे दोस्तों आप? चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आपसे बहुत सारा सपोर्ट चाहते हैं। लाइक वाला बटन दबेगा तो मोटिवेट होंगे, अगले दिन फिर अच्छे क्वेश्चंस सोल्व करवाने का प्रयास करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है आपकी तरफ से, प्लीज़ आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। कर दीजिए दोस्तों के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी जुड़ जाएंगे तो वो भी अच्छा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा आपका। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर करने की। आइए अगला सवाल 6, एक ट्रांजिस्टर रेखीय रूप में कब काम करता है? लीनियर चलता है, कहते हैं कि एक सीधे सिग्नल के रूप में चलेगा, वो लीनियर डिवाइस, रेखीय डिवाइस के रूप में चलेगा। कौन सी डिवाइस के लिए चलेगा? तो जो छोटे सिग्नल होते हैं जिनको आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल सिग्नल्स, इनके लिए ट्रांजिस्टर एक सीधी, मतलब जनरली क्या है, छोटे सिग्नल को वो एक रेखिक, मतलब उसी रेंज में लगभग वो आपको प्रोवाइड करवाता है। जनरली हम ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो बड़े सिग्नल अगर होंगे तो फिर उसमें क्लिपर और क्लैम्पर नाम के 2 सर्किट आपको लगाने पड़ेंगे। यानी सिग्नल्स को या तो आपको क्लिप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोटा करना पड़ेगा। तो अगर पहले से ही सिग्नल छोटा है तो ट्रांजिस्टर जैसा इनपुट वैसा आउटपुट प्रोवाइड करवाता रहेगा, नो प्रॉब्लम। 7वां सवाल देखिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है लेकिन कितना आसान है कोई सोच भी नहीं सकता। इलेक्ट्रिकल प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों विद्युतीय दबाव को हम क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किसको बोल सकते हैं? वोल्टेज को ही। यानी वोल्टेज एक प्रकार का विद्युतीय दबाव है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 8वां, आवेशित कण के कारण जो बल की रेखाएं होती है वो हमेशा कैसी होती है? दोस्तों हमेशा वक्रित होती है, ये ध्यान रखना। वक्रित मतलब एक कर्व की आकृति में चलती है। जब भी कोई चार्ज
पार्टिकल्स चलेंगे ना, आवेशित कण जितने भी चलेंगे वो हमेशा एक कर्व या एक ग्राफ के रूप में ही चलेंगे। ये देखिए 9th क्वेश्चन दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आए और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने भी इसको कई बार करवाया है। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट है तो बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कल मंडे को फ्री टेस्ट उसमें भी होगा, जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस पेपर की फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर भी अभी जाइए, विजिट कीजिए पूरा वीडियो देखने के बाद। पहले ये कंप्लीट देख लीजिए। हाँ, तो 9वें का क्या आंसर दिया आपने, वो कह रहा है कि किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा गतिमान आवेश के होगा, यानी आवेश अगर मूव करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा, है ना। डी उत्तर रहेगा। बहुत अच्छा उत्तर है आपका। चलिए सवाल 10वां, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर कौन करता है। तो दोस्तों इंडक्टर करेगा, और इंडक्टर द्वारा इस प्रकार स्टोरेज एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है ½ Li², 1/2 Li की स्क्वायर। कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करेगा, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा होती है। कैपेसिटर वाली जो ऊर्जा होती है उसके लिए फॉर्मूला 1/2 CV² होता है। ठीक है, दोनों का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। यानी एक धारा परिवर्तनों का विरोध करता है, एक वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है। एक में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी वो करंट पर, और एक में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट होती है। सवाल नंबर 11वां, लेड एसिड सेल की कैपेसिटी किस बात पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान से देखना, नहीं करता पूछा है, रेट ऑफ चार्ज आएगा दोस्तों, है ना। देखो तापमान से धारिता प्रभावित होती है, शायद मैंने आपको बताया पहले भी कई बार। टेम्परेचर से EMF पर कम प्रभाव, जबकि कैपेसिटी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि ताप बढ़ने से लेड एसिड बैटरी की क्षमता बहुत अधिक बढ़ती है, इतनी पर्याप्त वृद्धि मानते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक लिमिट होती है, कहते हैं कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बैटरी फट जाएगी। डिस्चार्जिंग दर तो है ही, कितने समय के लिए आपने इसको डिस्चार्ज किया, और हम उसको कैसे दर्शाते हैं, C रेट के रूप में दर्शाते हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मटेरियल की मात्रा है कितनी। एक्टिव मटेरियल जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा कितना, प्लेटें हैं तो उनमें शीशा है कितना, कहीं प्लेटें ही कंज्यूम हो गई हो। लाइफ तो देखो हर चीज़ की होती है ना। खैर अभी आपको भी उत्तर रेट ऑफ चार्ज करना है। जिन बच्चों का भी उत्तर है वेरी गुड, आप बहुत अच्छे चल रहे हो, इसी तरह से अपना आंसर कमेंट करते रहो। अगला सवाल, DC जनरेटर में आर्मेचर को लेमिनेट क्यों करते हैं। इस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा, एडी करंट हानि कम करने के लिए आता है। डी उत्तर आपका यहाँ आएगा, बिल्कुल सही है। यहीं अगर क्वेश्चन होता कि सिलिकॉन स्टील का क्यों करते हैं, देन आपको उत्तर करना था स्ट्रेसिस हानि कम करना, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। देखो 13 और 14 दो क्वेश्चन सामने दिख रहे होंगे। 13वां कह रहा है कि एलिवेटर में कौन सी DC मोटर होती है। भाई एक दिन मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी इसको पोस्ट किया था, अच्छे खासे वोट भी आए थे, लगभग 10,000 बच्चों ने वोट पोल किया, यानी अपना ओपिनियन दिया था। दोस्तों एलिवेटर हो या लिफ्ट शब्द आ जाए, आपको क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की तरफ ही जाना है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। हाँ, जब स्पष्ट ऑप्शन आ जाए ना क्रेन का, होइस्ट का, उस समय आपको DC सीरीज मोटर करना है। शंट मोटर जनरली मशीन टूल में काम में लेते हैं, है ना। डिफरेंशियल कंपाउंड का ज़्यादा उपयोग कोई है नहीं, ठीक है। शंट मोटर मशीन टूल में, सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, जैसे क्रेन, होइस्ट, ट्रामवे। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का लिफ्ट और एलिवेटर ऑप्शन आपको करना है, यानी इस 13वें क्वेश्चन का आपका डी उत्तर सही माना जाएगा। 14वां सवाल, ट्रांसफॉर्मर में भाग कौन सा नहीं है। भाई सब जानते हैं एक्साइटर का ट्रांसफॉर्मर में क्या काम होगा, कंजर्वेटर होता है, तेल के प्रकार और प्रसार और संकुचन के दौरान रक्षा करता है। बगोल्स रिले सभी आंतरिक फॉल्ट से प्रोटेक्शन देगा, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट जितने भी अंदर।
ब्रीदर श्वसन क्रिया के दौरान नमी प्रवेश नहीं करने देगा। एक्साइटर नहीं है। ये कहाँ का होता है? जनरेटिंग स्टेशन का जो अल्टरनेटर या जनरेटर होता है ना, उसमें ही होता है। तो दोस्तों ये 14 क्वेश्चन थे लगातार टेक्निकल के। और अब जो शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बीच में नॉन टेक आ जाता है इसमें, ओवरऑल क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन चालू हो रहा है ना, वो 95 से हो रहा है। एंड इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमने बार बार किया है। पढ़िए ज़रा मेरे साथ, सवाल कीजिए, अपना उत्तर तैयार। क्या करें? एक डीसी मोटर में यांत्रिक शक्ति अधिकतम होगी जब मोटर में हो। क्या होना चाहिए भैया? समझ गए? उत्तर पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बड़ा सिंपल मैंने बताया हुआ है, इसे याद रखिए माय डियर। इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल भी बनते हैं, परिभाषा भी पूछी जाती है, अनुपात भी पूछ लिया जाता है। समझ गए ना? डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति तब अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का आधा हो। अब दूसरा क्वेश्चन, सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ का 2 गुना हो। ऐसे भी तो आ सकता है। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि 220 वोल्ट से संयोजित डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम तब होगी जब बैक ईएमएफ का मान हो। तो कितना हो? 110 वोल्ट। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा कि डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति तब अधिकतम होती है, उस समय बैक ईएमएफ और आरोपित वोल्टेज का अनुपात कितना है? तो 0.5। इस बार आपसे अपोजिट पूछ सकता है, वो बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज की जगह वोल्टेज बटे सप्लाई वोल्टेज है, वोल्टेज बटे बैक ईएमएफ पूछ सकता है। तो ये रेशो कितना होना चाहिए? 2। यानी 2 सवाल लाइन के रूप में, 2 न्यूमेरिकल, उसके बाद में 2 अनुपात वाले भी। टोटल इसमें से 6 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से इसको करवाया हुआ है, आपको भी रोज़ बताता हूँ। चलिए, मशीन में लेमिनेशन क्यों करते हैं? मुझे लगता है क्वेश्चन दोबारा दे दिया उन्होंने, नहीं देना चाहिए था, है ना। एडी करंट आनी कम करना ही करेंगे, स्ट्रेसिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेसिस के लिए तो एक ही ऑप्शन होता है कि मशीन में सिलिकॉन स्टील कोर लेते क्यों हैं। हालांकि ए और बी दोनों ऑप्शन है, तो बच्चे हो सकता है इस ऑप्शन की तरफ चले गए होंगे, बट गलत है। लेमिनेशन का पर्पज़ एक ही है, एडी करंट आनी कम करना। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन में आप क्या मान रहे हैं ज़रूर बताइए। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 1 फेराड इज थ्योरेटिकली इक्वल टू, 1 फेराड थ्योरेटिकल किसके बराबर है? देखो भाई, फेराड किसका मात्रक है? धारिता का। क्यू बराबर सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन वी। तो 1 फेराड किसके बराबर होगा? 1 कूलाम आवेश और 1 वोल्ट जब हो। सी उत्तर है ना। रेशियो ऑफ 1 कूलाम टू 1 वोल्ट। ठीक है, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट अगर आप हल करेंगे तो उत्तर 1 फेराड होगा। ये ठीक है, आपको आता है, मुझे पता है, सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। आप अपनी मेहनत लगातार करते रहें, बस थोड़ा सा हमें सहयोग करते रहें, लाइक वाला बटन दबा करके, शेयर वाला बटन दबा करके। और आप अगर आज ही जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है। और हाँ, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में टेस्ट लेते हैं। अब ये देखो, मैंने कितना अभी थोड़े दिन पहले बताया था आपको कि जो आरएमएस मान की परिभाषा है वो हम किस आधार पर देते हैं। तो आज मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आरएमएस मान की परिभाषा उसमें प्रभाव के आधार पर दी जाती है। ये बताया जाता है कि वो इतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो इतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है। आप सबको परिभाषा आती भी है। अब बात आती है कि औसत मान की परिभाषा फिर आप कैसे देते होंगे। तो दोस्तों, औसत मान को आवेश ट्रांसफ़र से देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कितना चार्ज आपने ट्रांसफ़र किया है, इसकी डेफिनेशन जो है वो औसत मान के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, दोनों याद रखना, काफ़ी अच्छे हैं। सवाल नंबर 99, सोलर सेल से डायरेक्ट किस लैंप को जोड़ा जा सकता है? सोलर सेल का आउटपुट कैसा होता है बताइए? डीसी, आउटपुट डीसी होता है, तो आप एलईडी बल्ब को वहाँ पर सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। सोलर सेल से एलईडी को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं।
इनकेंडिसेंट लैंप जो होते हैं ना वो डीसी के लिए आप नहीं कर सकते, कई बच्चों का सवाल था यहाँ पर। तो उदीप्त लैंप को आप डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखो, फटाफट चलते हैं, इस इजी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों लगाते हैं? हाँ, अब इसके देखो ए और सी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, एक जैसा ही लग रहा होगा। पढ़ो क्या कह रहे हैं। ए कह रहा है श्वसन के दौरान वायु की नमी को सोखना। दूसरा कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए। तो माय डियर, ब्रीदर शब्द का मतलब ही होता है कि ये श्वसन क्रिया करवाता है, इसलिए आपको ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखें, यहाँ ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु पता नहीं कहाँ से प्रवेश कर रही है उसका नहीं है। जब कंजर्वेटर में तेल की कमी होती है, मेन टैंक में तेल की कमी होती है, तो कंजर्वेटर से तेल प्रवेश करता है, उस दौरान जो प्रक्रिया होती है उसको ब्रीदिंग बोला जाता है। इस दौरान जो प्रवेश करती है हमें उस वायु को रोकना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बड़े कंफ्यूज करते हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। 101, 2 दोनों देखो। शेडेड पोल मोटर में फेज अंतर कौन पैदा करता है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है? शेडिंग रिंग होती है, बताया मैंने कई बार पहले भी, है ना। फेज अंतर पैदा करने के 3 ऑप्शन होते हैं, रेजिस्टेंस द्वारा, कैपेसिटर द्वारा, शेडिंग रिंग द्वारा। होती क्या है शेडिंग रिंग? कॉपर की शॉर्ट सर्किटेड कुंडली होती है, बस और कुछ नहीं होता। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर है? सब बच्चे जानते हैं, यूनिवर्सल मोटर है। जो नहीं जानते वो ध्यान रखना। यूनिवर्सल मोटर की क्या विशेषता है? AC/DC दोनों पर ऑपरेट हो सकती है। 2 वाइंडिंग होती है, जिसमें से एक को आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरे को फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होती है। घूमने की दिशा बदलने के लिए या तो आर्मेचर A1 A2 या फील्ड F1 F2 के सिरे बदले जाते हैं। इसके लिए कई बार पेपर में ऑप्शन दे देते हैं वो कि यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन देते हैं ब्रूसों के कनेक्शन। तो एक मोटर में ब्रूस के कनेक्शन बदलकर, जबकि एक मोटर जिसको आप प्रतिकर्षण मोटर बोल रहे हो, ब्रूस की स्थिति बदलकर घूमने की दिशा बदली जाती है। यानी एक मोटर में ब्रूसों के कनेक्शन बदले जाते हैं, जबकि एक मोटर में ब्रूसों की पोजीशन बदली जाती है। और ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। 103 और 104 नंबर सवाल देखो। एल्यूमिनियम चालकों में स्टील की क्योर क्यों लगाते हैं? ACSR सुना है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए होता है। डी उत्तर आएगा, साधारण सा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम धारा प्रवाह करवाता है और स्टील वाला मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकि तार खिंचाव सहन कर सके, वायु का जोल जो आता है वो सहन कर सके। EHV। अगला सवाल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है उनमें चालकों को एक बंडल के रूप में काम में क्यों लेते हैं? बंडल के रूप में चालकों को एक साथ लगाने से उनका इंडक्टेंस कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम चालकों के बीच में यदि गैप को बढ़ा दें, स्पेस को बढ़ा दें, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता घटेगी दोस्तों। चालक जितने नज़दीक या पास पास होते हैं धारिता उतनी ही बढ़ती है। चालक जब पास पास आते हैं तो कैपेसिटी उनकी इंक्रीज होती है ना। चलिए दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो दोस्तों को शेयर कर दो, ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर लो।